भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमस्कार मित्रों, तो आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग के बारे में जिसको लोग अस्थमा के नाम से जानते हैं। अस्थमा कह लो, दमा कह लो, ठीक है। तो आजकल बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे प्राणीजन हैं जो इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अस्थमा क्या रोग है, कैसे इससे क्या होता है शरीर के अंदर। तो आप लोग जानते हैं कि अस्थमा एक फेफड़ों से संबंधित रोग है, जो हमारी जो श्वसन प्रणाली है उससे संबंधित रोग है, ठीक है। फेफड़े भी आ जाते हैं उसके अंदर हमारी जो श्वसन नलिकाएं हैं, हमारी नेसल पैसेजेज हैं, वो सारी की सारी जो है वो श्वसन तंत्र के अंदर आती हैं। तो ये श्वसन संबंधित रोग है। इसके अंदर क्या होता है अस्थमा के अंदर कि जो आपकी जो श्वसन नलिकाएं हैं, आपको पता है कि हमारी जो मेन नलिका है, उसके बाद में फिर जो फेफड़ों के जो कनेक्ट होती है वो छोटी छोटी नलिकाएं, बहुत सारी नलिकाएं हैं जो क्या करती है, जो ऑक्सीजन को वहां तक लेके जाती है। जो प्राणवायु आप लेते हो तो प्राणवायु को वो उन नलिकाओं के द्वारा वो फेफड़ों तक पहुंचती हैं वो, ठीक है। तो जब कुछ कारणों की वजह से, कुछ कारण वो उसमें पोल्यूशन भी हो सकता है। आजकल तो पोल्यूशन ही सबसे बड़ा कारण है अस्थमा का, जो दमा का जो रोग है, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी जो नलिकाएं हैं, श्वास की जो नलिकाएं हैं, छोटी छोटी जो नलिकाएं हैं, उनके अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। उनके अंदर जो धूल कण, जो प्राक कण है, उनकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। और एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से क्या होता है कि वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, उन नलिकाओं के अंदर जलन शुरू हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। वो नलिकाएं क्या होती है, सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है। उससे क्या होता है कि उनका जो पैसेज है, जो फ्लो का है, जो वायु का फ्लो जिसके अंदर से होना है, वो पैसेज आपका जो है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो और जब वो पैसेज ब्लॉक हो जाता है तो आपको श्वास लेने में तकलीफ होने लग जाती है। आपका श्वास पूरा नहीं आ पाता। आप श्वास पूरा इस तरीके से अपने फेफड़ों को जो आप पूरा एक्सपेंड कर सकते हो, वो एक्सपेंशन नहीं हो पाता। उससे शरीर के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और शरीर जो है छटपटाने लग जाता है, एक तो बहुत ही खराब बीमारी है, बहुत ही बेकार बीमारी है, ठीक है। जिससे मतलब लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अगर उनको समय पर उपचार ना मिले तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक है, वैसे तो कहते हैं कि दमा जो है दम के साथ ही जाता है, मतलब मरने के साथ ही दमे की निवृत्ति होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से, हमारे योग शास्त्रों के हिसाब से दमे को भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। अपने फेफड़ों को, अपनी नलिकाओं को इतना अधिक मजबूत बना लिया जाता है कि वो जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं उसके ऊपर जो हो रहे हैं, जो इन्फ्लेमेशन उसके अंदर हो रही है, वो आपकी काफी हद तक कम हो जाती है। जिससे आप ये जो आजकल की जो मेडिसिन हैं, आज आप तो जानते ही हो कि आजकल की मेडिसिन कैसी है, इनहेलर्स वगैरह हैं, वो इनहेलर्स लेने पड़ते हैं आपको। जिसको भी दमे का अटैक आता है बेचारे को, उसको इनहेलर्स लेकर काम चलाना पड़ता है। अगर उसको टाइम पे इनहेलर नहीं मिलता तो क्या है, वो उसकी मृत्यु तक हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है अस्थमा के बारे में कि अस्थमा क्या होता है और कैसे होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि इसको ठीक करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। इसको ठीक करने के लिए देखो, सबसे पहले तो हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लेके आने होंगे, ठीक है। लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस इन द सेंस कि भाई आपको सवेरे जल्दी उठना है, आपको उठ के बाहर घूमना है। आपको अगर आप कहीं ऐसी पॉल्यूटेड जगह के ऊपर जाते हैं तो आपको मास्क वगैरह लगा के रखना है, ताकि आपके जो बाहर के जो प्रदूषण के जो कण हैं वो आपके अंदर ना जा पाए, ठीक है। तभी आप इन बीमारियों से बच सकते हो। इसके बाद में जो दूसरा जो चरण आता है वो है आपका कि आपको अपने शरीर को अपने मजबूत बनाना है, अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना है।
सबसे मेन चीज वही है, अपने आपके रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत बनाना है। और उसमें जो हमारे योग की जो क्रियाएं हैं, योग के जो हमारे आसन हैं और प्राणायाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत ही उत्तम कार्य करते हैं वो। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम है, कौन कौन से आसन हैं जो इसमें कारगर सिद्ध होते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आसन। कौन कौन से आसन हैं, क्योंकि आसन के बाद ही प्राणायाम का नंबर आता है योग शास्त्रों के अंदर। तो पहले आपको आसन करने हैं, फिर आपको प्राणायाम करने हैं, ताकि आपके जो आसन करने से आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए, आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाए और आपकी जो सांसों को, प्राणों को भरने की जो क्षमता है वो आपकी एनहेंस हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से आसन है। तो इसमें बेसिकली क्या करना है आपको जो चेस्ट ओपनिंग आसन हैं, जो आपके चेस्ट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, वो आसन आपको ज्यादा से ज्यादा करने हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आसन आता है आपका भुजंगासन। ठीक है, भुजंगासन देख लेते हैं कैसे करना है। भुजंगासन में क्या करना है आपको पेट के बल लेट जाना है। ठीक है, पेट के बल इस तरीके से लेट के आपके हाथ जो है वो चेस्ट के बिल्कुल बराबर में यहां पे होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर उठना है, जितना ऊपर उठ सको, सर्प की तरह, भुजंग की तरह है। ठीक है, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। सांस जितनी देर तक भर के रोक सके रोक के रखो, उसके बाद नीचे आना है। ठीक है, तो इसके बाद में जो दूसरा आसन है वो भुजंगासन का ही एक रूप है। उसमें भी क्या है कि आपको भुजंगासन की तरह लेट जाना है। ठीक है, भुजंगासन में आपने क्या किया था, हाथों को यहां पे रख के ऊपर उठे थे। इसमें क्या करना है, इसमें आपको को आगे हाथों को ऐसे यहां पे ऐसे ही कर लेना है, ऐसे आगे रखना है। मुंह जो आपका नाक है, जो आपके अंगूठे है वो नाक को टच होने चाहिए यहां पे ऐसे। ठीक है, और फिर आपको ऊपर की तरफ उठना, जितना उठ सको, सांस भरते हुए ऊपर उठना है। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। ठीक है, तो ये आसन भी आपको कम से कम 4 से 5 बार करना है। इसके बाद जो अगला आसन है वो है आपका धनुरासन। धनुरासन में क्या करना है, आपको ऐसे ही उल्टा लेट के रखना है, पैरों को ये पकड़ना है, दोनों पैरों को हाथों से, और पूरा खींचते हुए जितना सांस भरते हुए ऊपर उठना है, पूरा खींचना है, जितना आगे से उठ सको और जितना पीछे से उठ सको। उसके बाद में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। इस तरीके से फिर से करके देखते हैं। ठीक है, धनुरासन था। तो धनुरासन करने के बाद में आपको करना है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में क्या करना है, आपको सीधा लेट जाना है, पैरों को थोड़ा सा यहां से गैप रखना है इतना। उसके बाद में पूरा ये वाले पोर्शन को ऊपर उठाना है, पूरे इसके साथ में, नीचे के साथ में, इस तरीके से सांस भरते हुए। सांस रोक के रखना, जितनी देर तक रोक सके रोक के, फिर आराम आराम से सांस लेते रहना है। और फिर धीरे धीरे नीचे आना है। ठीक है, तो इसमें ये वाला जो चेस्ट ओपनिंग वाले, चेस्ट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको ओपन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये थे कुछ आसन जो आपके अस्थमा के रोगों में काफी कारगर सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये चेस्ट को आपकी मजबूत बनाते हैं, चेस्ट ओपनिंग आपकी मजबूत बनाते हैं, आपके फेफड़ों को एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा जगह देते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन भरे, और जितना भी मसल्स हैं आपकी, ये वाली मसल्स हैं, वो सारी की सारी मसल्स जो हैं वो मजबूत बने। तो इसके बाद जान लेते हैं कि कौन कौन से प्राणायाम हैं जो अस्थमा के रोगों में काफी कारगर सिद्ध होते हैं। ठीक है,
तो उससे पहले एक जान लेते हैं एक मुद्रा के बारे में जिसका नाम है भ्रमर मुद्रा। ठीक है, भ्रमर मुद्रा जो है वो अस्थमा के रोगियों के लिए, दमा के रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम मुद्रा है। तो इसको कैसे करना है बता देते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये हाथ है, दाहिना हाथ है, इसमें क्या करना है आपको, ये जो पहली उंगली है आपकी, ठीक है, प्रथम जो उंगली है, प्रथम उंगली को आपको ऐसे मोड़ के अंगूठे के मूल में लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये इसको अंगूठे के मूल में लगा देना है और फिर ये अंगूठे को, जो ये आपकी दूसरी जो उंगली है, दूसरी उंगली के साइड में, साइड से इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ये दूसरी उंगली के साइड में, आगे नहीं, आगे नहीं, टिप पे टच नहीं करना है, ये साइड में ऐसे पीछे से, पीछे से ऐसे से टच करके उसको, और ये दो उंगलियां आपकी ऐसे। ठीक है, तो ये आपकी होगी भ्रमर मुद्रा। तो दोनों हाथों में लगाएंगे ऐसे, और इसके साइड से, और ये, तो ये आपकी क्या है, बन गई भ्रमर मुद्रा, बन गई भ्रमर मुद्रा। ठीक है, ये बहुत ही उपयोगी रहती है अस्थमा के रोगियों के लिए, श्वास के रोगियों के लिए काफी उपयोगी है। ठीक है, तो ये मुद्रा आपको सीखनी है कि कैसे लगानी है। ठीक है, इस मुद्रा को लगाने के बाद में आपको कुछ जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करना है। तो उसमें सबसे पहला प्राणायाम क्या आता है, सबसे पहला प्राणायाम है आपका कपालभाति प्राणायाम। ठीक है, कपालभाति प्राणायाम में क्या करना आपको, एक हाथ में भ्रमर मुद्रा, दूसरे हाथ को अपने पेट पे लगाना है और सांस को बाहर धक्का देना है। ठीक, आपने पुराने मेरी दूसरी वीडियोस में भी देखा होगा कि कपालभाति कैसे करते हैं। तो इसमें सांस को अंदर की तरफ, जब सांस अंदर, ये पेट अंदर जाएगा तो सांस बाहर आएगी, पेट को अंदर की तरफ धक्का देना इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज्यादा तेज गति से भी ना करें। बहुत सारे लोग देखा हमने, बहुत सारे तेज, बहुत ज्यादा तेज गति से करते रहते, इस तरीके से, इस तरीके से ना करें, थोड़ा सा स्पीड करें, लेकिन पहले शुरुआत में धीरे धीरे करें इस तरीके से, फिर धीरे धीरे गति बढ़ाते हुए। तो इतनी गति तक काफी रहता है, बहुत ज्यादा तेज गति से भी ना करें। ठीक है, तो काफी बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये, बहुत प्राणायाम का क्रिया है ये, कपालभाति क्रिया है। ठीक है, तो कपालभाति क्रिया जो है अस्थमा के रोगियों के लिए रामबाण का कार्य करती है। उसके बाद में जो दूसरा प्राणायाम जो इसमें काफी कारगर होता है वो होता है आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। ठीक है, नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या करना है आपको, उसके बाद में एक श्वास को आपको बंद कर लेना है। जैसे आपको दाई जो श्वास है आपने उसको बंद कर लिया, दाई उसको, और उसके बाद में इधर से आपने श्वास लिया बाई नासिका से। तो इसी नासिका से आपको धीरे धीरे अंदर भरना है और धीरे धीरे ही निकालना है। भरने का समय जो निकालने के समय से आधा होना चाहिए। मान लो आपने 10 सेकंड भरने में लगाए तो निकालने में आपको 20 सेकंड लगाने हैं। ठीक है, तो अनुपात ये रखना है, 1 और 2 का अनुपात रखना है भरने और निकालने में। फिर उसके बाद में दूसरी नासिका से।
तो एक साइड से कम 5 बार बाहर और अंदर, फिर दूसरी नासिका से 5 बार बाहर और अंदर। ठीक है, तो ये नाड़ी शोधन का सिंपल रूप है। नाड़ी शोधन में वैसे तो खैर आपको इधर से भरना है, फिर इधर से निकालना है, अनुलोम विलोम की तरह आपको करना होता है। ठीक है, लेकिन ये सिंपल वो है, क्रिया है। इसके बाद में जब ये आपके परिपक्व हो जाए तो उसके बाद में फिर आपको जो अनुलोम विलोम है वो प्राणायाम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम कैसे करना है वो जान लेते हैं। ठीक है, आपने जैसे दाई नासिका को बंद किया, बाई नासिका से सांस को आराम आराम से अंदर भरो, फिर आपने बाई नासिका को बंद किया, दाई से निकाल दिया। फिर दाई नासिका से आपने भरा, और बाई नासिका से निकाल दिया। तो ये एक आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम हो। इस तरीके से आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। ठीक है, इसके बाद में एक बहुत ही उत्तम प्राणायाम है जो आपकी ब्रोंकाइस है, जो श्वसन तंत्र की जो नलिकाएं हैं उनको ओपन करने के लिए। ठीक है, उस प्राणायाम का नाम है उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, उज्जाई प्राणायाम क्या होता है? उज्जाई प्राणायाम में आपको श्वास जो है गले से टकरा के जाता है। आपका श्वास जो गले से लिया जाता है, नाक से आप सांस भरोगे तो आपका वो श्वास जो है, आप जैसे नॉर्मल सांस भरते हो तो आप क्या करते हो, इसमें क्या है कि आपका श्वास जो गले से टकरा के जाना चाहिए इस तरीके से। हल्का हल्का आपको आवाज आएगी, श्वास जो गले से टकराता हुआ महसूस होगा। कई लोग होते हैं जो ऐसे इस तरीके से ज्यादा आवाज भी करते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। इस तरीके से बहुत सारे इस तरीके से भी सिखाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो सही तरीका है, आप उस तरीके से भी शुरुआत में कर सकते हो महसूस करने के लिए कि आपकी श्वास जो है वो टकरा के जा रही है, ऐसी आवाज कर रही है। लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास को बढ़ाओगे तो आपकी वो आवाज नहीं आनी चाहिए, बाहर आवाज किसी को सुनाई ना दे, वो ऐसी ना ये आवाज दूसरों को सुनाई नहीं देनी चाहिए, वो अंदर ही अंदर होनी चाहिए। जो घर्षण है, जो प्राणवायु का घर्षण है, वो जो अंदर ही अंदर हो, वो आवाज ऐसी ना करे कि दूसरों को सुनाई दे। इस तरीके से वो अंदर ही आपको सुनाई देगी, अपने अपने अंदर सुनाई देगी, दूसरों को नहीं सुनाई देगी। तो वो होता है सही जो उज्जाई प्राणायाम है। ठीक है, तो उसकी तरफ बढ़ना आपको शुरू शुरू में आप, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो इस तरीके से आवाज को महसूस करने के लिए, प्राणों को अपने गले में महसूस करने के लिए शुरू में कर सकते हो। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा उसको, उस आवाज को बाहर से ज्यादा अंदर सुनाई देनी चाहिए, आपको बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए वो। तो ये था उज्जाई प्राणायाम, जो बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी है श्वास के रोगों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए। ठीक है, वैसे तो प्राणायाम सारे ही उपयोगी है श्वास के लिए, क्योंकि प्राणायाम जो है काम ही करते हैं श्वास के ऊपर पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन ये जो प्राणायाम हमने बताई है कुछ उत्तम प्राणायाम है जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बाद में जो अगला प्राणायाम आता है वो भस्त्रिका प्राणायाम है, जो आप श्वास के रोगों में कर सकते हैं। इसमें क्या है, भस्त्रिका में आपके जो अंदर जितना जो भी कफ जमा होता है, मान लो क्या होता है ना, कई बार की जो हमारी जो श्वसन तंत्र की नलिकाएं हैं उनमें कफ वगैरह जमा हो जाता है, धूल कण जम जाते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ विजातीय पदार्थ जो जम जाते हैं, उसको निकालने में जो काफी उपयोगी सिद्ध होता है भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा तेज गति से भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, उसकी वजह से क्या होता है कि कई बार हमारी जो श्वास नलिकाएं वो डैमेज भी हो जाती है। ठीक है, उससे बचे, थोड़ा सा स्लो उसमें करें इस तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है,
श्वास को जोर से अंदर भरना है और जोर से निकालना है। इससे क्या होगा, आपके जो अंदर के जितने भी जो कफ हैं, जो विजातीय पदार्थ हैं, जो भी कुछ इस तरह के जो एलर्जिक जो पदार्थ हैं, एलर्जेंस जिसको बोलते हैं, पोल्यूटेंट्स जो होते हैं, वो जो अंदर जो जमे हुए वो बाहर निकल के आ जाएंगे आपके। उससे आपकी जो काफी राहत मिलेगी, आपकी जो श्वास नलिकाएं वो सामान्य होने में काफी राहत मिलेगी उससे। तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम, जो आप कर सकते हैं अपने अंदर की जो गंदगी को साफ करने के लिए। ठीक है, तो ये जितने भी प्राणायाम बताएं ये बहुत ही उपयोगी हैं अस्थमा और श्वास के रोगियों के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गए हैं और आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरों को भी जरूर शेयर करें इन चीजों को। ये जो आसन है और ये प्राणायाम है बहुत ही उत्तम चीजें हैं। डेली इनका अभ्यास करें और अपने आप को निरोगी रखने में मदद करें। ठीक है, इसी के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार।